बच्चों कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 का विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या है? तो विद्युत धारा के द्वारा वैद्युत अपघट्य के क्या है, वैद्युत अपघट्य के अपघटन की क्रिया को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको वैद्युत अपघट्य पदार्थ लेना है और उसमें जब हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो वैद्युत अपघट्य भरा रहता है वो क्या होता है, वियोजित होता है, टूट जाता है। वही हमने लिखा अपघटन की क्रिया या वियोजन की क्रिया या टूटने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन कहलाता है। क्या टूटता है? तो वैद्युत अपघट्य, जो वैद्युत अपघट्य हमने मान लीजिए इसमें ले लिया है H2SO4 या NaCl का घोल ले लिया, तो जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते थे आयनित होता, टूट जाता है। कौन? जो वैद्युत अपघट्य है, धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है। इसे ही हम कहते हैं क्या, विद्युत अपघटन कहते हैं। तो वही हमने लिखा विद्युत धारा के द्वारा वैद्युत अपघट्य। वैद्युत धारा जब इसमें प्रवाहित करते हैं तो वैद्युत अपघट्य के क्या, अपघटन की क्रिया यानी टूटने की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं, कहलाता है। यह विद्युत अपघटनी सेल में संपन्न होती है। किसमें संपन्न होता है ये क्रिया? किसमें होती है? तो विद्युत अपघटनी सेल। किसमें? यानी वह सेल जिसमें वैद्युत अपघट्य भरा जाता है, वह सेल जिसमें क्या भरा, वैद्युत अपघट्य भरे जाते हैं, उसी को हम वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब आपके घरों में जो बैटरी है या जो इन्वर्टर की बैटरियां हैं तो उसमें वैद्युत अपघट्य भरा जाता है, तो ये क्या है, वैद्युत अपघटनी सेल है। तो उसी में क्या होता है, विद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न होती है। इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी कहने मतलब जब आप इसको चार्ज करते हैं सेल को, क्योंकि सेल हमेशा चार्ज किया जाता है, वो भी क्या, डीसी से चार्ज होता है, एसी से नहीं होता। एसी को कन्वर्ट किया था डीसी में। तो जब हम इसको वैद्युत ऊर्जा देते हैं तो आपका इसमें क्या है, जो वैद्युत अपघट्य वो टूट जाता है और टूटने के बाद जो हमारे धन आयन होते हैं वो क्या होते हैं, कैथोड पे एकत्रित होते हैं और ऋण आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एनोड पे एकत्रित हो जाते हैं। और ये जो क्या दिया वैद्युत ऊर्जा दिया, ये कन्वर्ट होता है रासायनिक ऊर्जा में। लेकिन जैसे इसको डिस्चार्ज करते हैं, इससे हम सप्लाई लेते हैं, तो ये आपका रासायनिक ऊर्जा किससे बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में। और जब आप इसको ऊर्जा दे रहे हैं तो ये क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा को चेंज करना किसमें, रासायनिक। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न पूछ लिया था विकल्प रूप में कि ये जो जब वैद्युत ऊर्जा हम देते हैं तो किससे परिवर्तित करता है। तो आपको याद होना चाहिए कि यह जो वैद्युत ऊर्जा को जो हमारा सेल होता है किससे परिवर्तित करता है, तो रासायनिक ऊर्जा में। और जब हम इसको यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो ये रासायनिक ऊर्जा किससे बदल जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। अब अगला हेडिंग लिया है विद्युत अपघटनी विधि। उसके लिए फिगर हमने बनाया है। विद्युत अपघटनी विधि क्या है? विद्युत अपघट्य में दो इलेक्ट्रोड, आप जानते हैं कि जब विद्युत अपघट्य होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। आपको एक इलेक्ट्रोड वाला भी मैं पढ़ाऊंगा, इसी चैप्टर में है, लास्ट में उसको हम समझेंगे। लेकिन अधिकतर आपको क्या मिलता है, दो इसमें रहते हैं इलेक्ट्रोड, प्लस माइनस के रूप में होते हैं। तो विद्युत अपघट्य में दो इलेक्ट्रोड को स्थापित किया जाता है, लगाया जाता है। विद्युत अपघट्य के विलयन में, विद्युत अपघट्य इसमें जो भरा है, जो विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जो आपका वैद्युत अपघट्य होता है उसमें आयन होते हैं। कौन कौन से? धन आयन और ऋण आयन उपस्थित होते हैं। अगर हमने इसमें NaCl का घोल लिया है तो इसमें सोडियम धन आयन के रूप में होगा, क्लोरीन क्या आ जाएगा, ऋण आयन के रूप में उपस्थित होता है। तो ये हमने लिखा कि विलयन में आयन उपस्थित होता है। जब इलेक्ट्रोड के मध्य वैद्युत विभव लगाया जाता है, जो इलेक्ट्रोड है इनके बीच हमने क्या लगाया था, वैद्युत विभव, यानी सप्लाई, इसमें वैद्युत धारा का हमने प्रवाह कर दिया, तो होता क्या है, तो मध्य का वैद्युत विभव लगाया जाता है तो धन आयन कैथोड के, जो धन आयन इसमें उपस्थित है वो कैथोड की ओर जाएगा, क्योंकि धन आयन हमेशा किधर जाएगा, ऋण की तरफ जाने वाला, यानी कैथोड की ओर जाता है। और जो ऋण आयन होता है वो हमेशा किधर, प्लस की ओर जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, एनोड की ओर। ठीक है, एनोड की ओर जो है आकर्षित होता है या गति करते हैं। ऋण आयन एनोड पर पहुंच करके अपने इलेक्ट्रॉन को खोकर उदासीन परमाणु में बदल जाते हैं। जो आपके क्या होते हैं, ऋण आयन, ऋण आयन किधर जाते हैं, एनोड की तरफ जाएंगे। और ये इस पर जाने के बाद ये प्लस माइनस का क्रिया करके क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाते हैं। वही हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉनों को खोकर अपना क्या करते हैं, उदासीन परमाणु बदल जाते हैं। यानी यहाँ पर चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, चार्ज यहाँ पर इकट्ठा होने लगता है। अर्थात इसमें आक्सीकरण संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है आक्सीकरण संख्या, आप लोग पीछे पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में। आक्सीकरण संख्या होता क्या है, आक्सीकरण संख्या में कहता है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। आप पढ़े हैं, जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो आक्सीकरण संख्या होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो आप जानते हैं क्या, अपचयन क्रिया होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है कि आक्सीकरण संख्या में कार्य वृद्धि हो रही है। तो यही हमने लिखा विद्युत अपघटनी विधि, उसके लिए फिगर है और इसका ये आपका क्या है, डिफिनीशन है। अब इसका जो उपयोग कहाँ किया जाता है, तो विद्युत अपघट्य के उपयोग कहाँ करते हैं, विद्युत अपघटनी के उपयोग
तो धातु का संचारण से बचाने में, जो धातु होते हैं जैसे लोहा हो गया, सोना चांदी जो भी है आपके धातु में, ये संचारण से बचाने में, संचारण क्या होता है कि जो हमने पढ़ाया होगा जंग, ठीक है, जंग से बचाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, पालिश कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वैद्युत अपघट्ट के रूप में हम ले रहे हैं किसी भी पदार्थ को, तो जब उस पर हम लेप लगा देते हैं, लेप चढ़ा देते हैं, तो वो धातु का संचारण से बच जाता है। दूसरा में लिया है इसका उपयोग में जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन गैस। जब आप जल का विद्युत अपघटन कराते हैं तो जल का निर्माण, जल का जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो वहां से क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आप सिंपल सा इसको देख सकते हैं फिगर के रूप में कि जब जल लेते हैं, जल को आप क्या करते हैं, हीट करते हैं। अगर आपके घर में गीजर होगा तो गीजर के द्वारा जब पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से जो वाष्प के रूप में उड़ता होगा, वो सबसे पहले क्या उड़ता होगा, हाइड्रोजन गैस ही जाता होगा। तो वही उन्होंने लिखा कि जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आप जल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो वहां से हाइड्रोजन गैस का उत्पत्ति हो जाता है। अगला भारी जल के निर्माण में आप जब क्या करते हैं, यही क्रिया संपन्न कराते हैं, यानी वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें से क्या होता है कि जो अशुद्धियां होती हैं अपघटित होकर अलग हो जाती हैं, और जो हमारा वाटर होता है, डिस्टल वाटर वाली भारी जल, वो अलग हो जाता है। जो हमारा क्या हो गया, विद्युत अपघटन के द्वारा क्या हो गया, यह संपन्न हुआ। अगला हमने लिया विद्युत लेपन में। विद्युत लेपन क्या होता है, जो आपके घरों में वायर लगता है उसके ऊपर इंसुलेशन लगा होता है, एक कवर लगा होता है, उस कवर को लगाने में हम वैद्युत अपघटन का ही प्रयोग करते हैं। क्या किया जाता है, उसके लिए इंसुलेशन तैयार किया जाता है। इंसुलेशन तैयार करने के बाद इसमें जो 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, इसमें लिक्विड भर दिया जाता है, और इसको वैद्युत अपघटन के द्वारा इसमें वायर लगाए जाते हैं। वायर जिस पर कवर चढ़ाना है, ये क्रिया करके उस पर क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, यानी जम जाते हैं, और उस पर एक कवर या लेयर आता है, उसी को कहते हैं विद्युत लेपन कहते हैं। अगला हमने लिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, इस पर न्यूमेरिकल है, ये आपको आना चाहिए तो आना चाहिए। तो देखिए क्या है, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, इसके 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है। प्रथम नियम आप लिखे हम, इस नियम के अनुसार, यानी फैराडे के नियम के अनुसार इलेक्ट्रोडों से मुक्त हुए, इलेक्ट्रोडों से क्या होते हैं, मुक्त हुए या इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा विद्युत अपघट्ट में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। कहने का मतलब यह है कि आपके वैद्युत सेल में क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड होते हैं। अब इलेक्ट्रोड के हमने लिखा इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोडों से मुक्त हुए, ये इलेक्ट्रोड से मुक्त होते हैं यानी निकलते हैं, प्लस यहाँ मान लीजिए प्लस प्लस एकत्रित है, इस पर माइनस माइनस एकत्रित है। तो जब यहाँ से हम चार्ज को लेते हैं यानी सप्लाई लेते हैं, तो यहाँ से क्या मुक्त होता है, हमारे जो है आवेश होते हैं, या इलेक्ट्रोड से जो मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, या जब हम इसको चार्ज करते हैं तो यही क्या होते हैं, आवेश जो है इस पर धीरे धीरे एकत्रित होते हैं, जब हम इसको डिस्चार्ज करते हैं तो यही आवेश क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। वही हमने लिखा इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोडों से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोडों पर क्या एकत्रित होने वाले पदार्थ, क्या हुई, आवेश की बात हो रही है, पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्ट में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। जो पदार्थ इस पर एकत्रित होता है, जो पदार्थ क्या होते हैं इस पर एकत्रित होते हैं, तो वो किस पर डिपेंड करता है, तो वैद्युत अपघट्ट में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यानी सीधे सीधे लिख सकते हैं W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q होता है। यानी Q और W क्या है, तो जो पदार्थ इस पर एकत्रित हो रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम मानते हैं कि लोहे पर किसी धातु का प्लेट परत चढ़ा रहे हैं, तो उस पर मान लीजिए कापर का चढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से कापर की मात्रा इस पर एकत्रित होगी, तो वह मात्रा एकत्रित हुआ। अब वैद्युत अपघट्ट में जो क्या प्रवाहित आवेश है उसके दोनों को क्या समानुपाती, यानी कहने का मतलब यह अगर आवेश अधिक मात्रा में क्या प्रवाहित हो रहा है तो उस पर एकत्रित जो पदार्थ होंगे वो भी क्या होंगे, अधिक मात्रा में होंगे। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Q। अब Q बराबर आप पढ़े क्या, धारा बराबर पढ़े I बराबर Q अपॉन T पढ़े होंगे। आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते से गुणा कर देंगे तो I इंटू टी हो जाएगा, तो क्या निकलेगा Q, तो Q बराबर I इंटू टी हो गया। अब यहाँ पर W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर Q जब I इंटू टी हो जाएगा, फिर इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या आ गया, Z आ गया, जहाँ Z का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। अब Z का मान याद रखना E अपॉन 96,500 हो, तो यहाँ W की जगह फिर लिखेंगे W इक्वल टू, इसकी जगह हो जाएगा E अपॉन 90 क्या 96,500 गुणे I इंटू टी है, तो I इंटू टी हो जाएगा। अब क्या कहेंगे, अब कहेंगे Q बराबर 1 रखा, अगर Q बराबर 1 कर देंगे तो IT इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT इक्वल टू जो है 1 हो जाएगा। I2 इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाने वाला है। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो W अपान क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या Z, क्योंकि IT जब का 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो W इक्वल टू हो जाएगा आपका Z। अतः हम कह सकते हैं कि कि 1 कूलम धारा प्रवाहित करने पर मुक्त दोनों, ठीक है, मुक्त होने वाले क्या है, मुक्त होने वाले तत्व का ग्राम में भार उसका
उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। यानी ये जो जेड है क्या रासायनिक विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, तो क्या कहेंगे, अतः कह सकते हैं 1 कूलाम, हमने क्यू बराबर क्या लिया 1 लिया, इसका 1 कूलाम धारा प्रवाहित करने पर मुक्त होने वाले तत्व का, जो मुक्त इस पर होगा तत्व का जो ग्राम में भार होगा उसी का क्या होगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर, यानी दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। अब यहाँ पे एक और फार्मूला निकल के आता है, इसको कहते हैं यदि दक्षता इसको ईंटा कहते हैं, यदि दक्षता क्या हो यानी ईंटा दी गई हो तो W इक्वल टू हो जाएगा Z/I/T और यहाँ पर होगा गुणे N अपान हो जाएगा 100। ठीक है, N नहीं है ईंटा है, ठीक है, ईंटा की तरह N बनाएंगे थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, इसको बोलते हैं ईंटा कहते हैं। और हमेशा ईंटा जो है दक्षता बताता है, इसको परसेंटेज हमेशा लिखा जाता है। इस तरीके से फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फिर ये फार्मूला याद होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे तो इसमें ये सब काम देने वाला। उसके बाद आता है इसका द्वितीय नियम आपको अगले पार्ट में बताया जाएगा, और उसके बाद उसी पार्ट में आपको इसका न्यूमेरिकल जो है अच्छे से आपको लाया जाएगा जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आशा करते हैं आपको ये जो पूरा जो अच्छे समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर इसके लिए आप कमेंट करें, और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।